नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करें। प्रारंभ की वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, उसी टॉपिक को मैंने आगे बढ़ाया है, यानी अब उसका उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान। देखिए, स्वरों के उच्चारण स्थान पहले पढ़ते हैं अपन जीभ के प्रयत्न के आधार पर। जीभ के प्रयत्न के आधार पर पढ़ते हैं तो देखिए, जिसमें जीभ का अग्रभाग सक्रिय होता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जिसमें जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। अर्थात अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाए। तीसरा आता है पश्च स्वर, जिसमें जीभ का पश्च भाग सक्रिय रहता है जिन स्वरों के उच्चारण में। यह भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए, अग्र स्वर ई, बड़ी ए, आई, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए मध्य स्वर, जिसमें जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो या फिर जो बीच में से मध्य भाग में से जीभ के मध्य भाग में से बोले जाएं वो मध्य स्वर कहलाते हैं, यानी एक मात्र है ए। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब इन सभी मित्रों के अलावा जो बचते हैं वो पश्च स्वर में आते हैं, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। बचा क्या? आ बचा, छोटा ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, ओ बचा और आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ बचा। अब देखिए, अग्र स्वर को हम इस प्रकार से भी गोला बनाकर समझ सकते हैं। अग्र स्वर ई, यानी ई, बड़ी ई और ए और आई, इस तरीके से समझ सकते हैं। मध्य स्वर ए, पश्च स्वर आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। जिसमें जीभ का अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। वो कौन से? छोटी, बड़ी, ए और आई। मध्य ए और पश्चिम आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। यह भी हमने जीभ के आधार पर पढ़ा। किसके आधार पर पढ़ा मित्रों? जीभ के आधार पर हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के आधार। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है वृत्ताकार स्वर। नंबर 1 कौन सा आता है? वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ का आकार क्या हो जाए? गोल हो जाए। क्या हो जाए? होठों का आकार बिल्कुल गोल हो जाता है। होठों का आकार, किसका आकार? होठों का आकार। होठों का जो आकार है वो गोल हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर। ये भी ध्यान होना चाहिए। अब वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, ऊ, होठ गोल हो रहे हैं, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसमें होठों का आकार गोल हो जाता है तो यह है वृत्ताकार स्वर। ये भी ध्यान होना चाहिए। अवृत्ताकार स्वर। देखिए, अवृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता, यानी होठों का आकार कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, यानी होठों का आकार गोल नहीं होगा। एक तरीके से अपन होठों का आकार गोल नहीं होगा, वो कहलाते हैं अवृत्ताकार स्वर।
होठों का आकार गोल नहीं होता, यानी जिसमें होठों का आकार गोल नहीं होता है वो कहलाते हैं अवर्ताकार स्वर। यानी ए, आ, छोटी, बड़ी, ए, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। इनकी संख्या कितनी हुई अपन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। वृत्ताकार वृत्त का मतलब समझते हैं, वृत्त यानी गोल, जिनमें होठों का आकार क्या हो जाएगा, गोल। अवृत्ताकार जिनमें होठों का आकार क्या होता है, गोल नहीं होता है, वो कहलाते हैं अवृत्ताकार। ये भी ध्यान हमको होना चाहिए। देखिए अब चलते हैं अपन मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर मित्रों, मुखाकृति के आधार। अब देखिए मुखाकृति के आधार पर सबसे पहले आता है संवृत्त स्वर। अब संवृत्त स्वर में क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, मुख कम खुले, मुख कम खुले, वो कहलाता है संवृत्त स्वर। जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है वो संवृत्त स्वर कहलाते हैं। देखिए ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा, मुख कम खुले वो कहलाता है क्या, संवृत्त स्वर। अब देखिए दूसरा नंबर अर्ध संवृत्त। देखिए अर्ध संवृत्त स्वर में क्या होता है मित्रों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख स्वरों संवृत्त स्वर से अधिक थोड़ा सा ज्यादा खुले, संवृत्त स्वर से अधिक खुले, संवृत्त स्वर से अधिक खुले, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त स्वरों से अधिक खुले वो कहलाता है अर्ध संवृत्त स्वर कहलाता है। देखिए ये कौन से होते हैं, ए और, ये कौन से होते हैं, ए और ओ। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए मित्रों। देखते हैं आप, हमने पढ़ा कि अर्ध संवृत्त स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त स्वर से अधिक खुले, वो होता है ए और ओ। ये भी हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर, अब देखिए विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, यानी मुख अधिक खुले, मुख अधिक खुले, वो कहलाता है विवृत स्वर कहलाता। क्या कहलाता है, विवृत। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है वह कहलाता है विवृत स्वर, यानी आ। क्या होगा मित्रों, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है तो वो एकमात्र क्या है, आ। अब देखिए अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में जिन स्वरों के अर्ध विवृत स्वर में मुख है विवृत स्वर से कम खुलता है। किससे, विवृत स्वर से कम खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर से कम खुलता है वो कहलाते हैं अर्ध विवृत स्वर। आगे मित्रों ये चीज समझ में आपके है, आई और ओ, ये ध्यान होना चाहिए। अब अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, जिसमें विवृत स्वर से कम मुख खुलता है।
आ गई मित्रों ये चीज समझ में? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर से कम खुले, किससे कम खुले? विवृत स्वर से कम खुले, वो कहलाते हैं अर्ध विवृत स्वर, यानी ए, आई और औ। आ गई मित्रों इस चीज समझ में? आप अब चलते हैं हम व्यंजन। देखिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण यानी उनके जो उच्चारण स्थान हैं उनका वर्गीकरण। सबसे पहले लेते हैं कंठ। देखिए अकूह, अकूह है, क्या हो गई मित्रों? अकूह है, यानी ए और जो कै वर्ग है के जो वर्ण हैं वो, अब वो कौन कौन से हैं देखिए, कै, ख, ग, कै, ख, ग, घ, अण, ए और है और विसर्ग। आ गई ये चीज समझ में? अब देखिए कंठ से बोले जाते हैं, यानी ए और आ, ए भी है और आ भी है, ये भी ध्यान रखना, ए भी है और आ भी है। ये हमारे स्वर हैं, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? यानी कंठ से उच्चारित होते हैं। आधुनिक जो शोध किए जा रहे हैं, आधुनिक शोधों के आधार पर, किसके आधार पर? आधुनिक शोधों के आधार पर जो विसर्ग है और है, विसर्ग और है ये काकल्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में? काकल्य। किसकी श्रेणी में? नहीं, आधुनिक शोधों के अंदर जो विद्वान हैं वो, उनका मानना है कि विसर्ग और है ये काकल्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आप देखिए वो कैसे आते हैं, यानी कंठ से थोड़ा ये नीचे बोले जाते हैं। कंठ से नीचे बोले जाने के कारण विसर्ग और है काकल्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए, है और विसर्ग अर्थात ये काकल्य व्यंजन माने जाते हैं। अब चलते हैं तालु। ई, चू, यशा। अब देखिए ई बड़ी, चे, छे, जय, झ, अणे, ये और शे भी किसमें आता है? तालु में आता है। यानी मसूड़ों से थोड़ा ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। मसूड़ों से थोड़ा ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। इसका सूत्र है ईचू यशा। ई बड़ी ई, चे, छे, जय, झ, ण, शे और ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमने कंठ के आधार पर पढ़ा और तालु के आधार पर पढ़ा। अब चलते हैं मूर्धा। किसके आधार पर? मूर्धा। किसके आधार पर? मूर्धा के आधार पर चलते हैं तो ऋषि रट, ऋषि रट ये सूत्र है इसका। री, शे, टे, ठे, डे, ढ और र, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। यानी तालु से ठीक ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा। तालु से ठीक ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? मूर्धा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूर्धा कहलाएगा। और इसका सूत्र है ऋषि रट। ये भी ध्यान होना चाहिए। देखिए दंत, दंत
अब देखिए इसका सूत्र है तलस, सूत्र भी साथ साथ लिखवा रहा हूं मैं आपको। देखिए तै, थे, दे, धे और ने, ले और से, ले और से। लेकिन जब आधुनिक शोध हो रहे हैं तो आधुनिक शोध के अनुसार ये जो ने, ले, से, आधुनिक शोधों के अनुसार ने, ले, से और जे ये वत्सर्य व्यंजन माने जाते हैं। कौन से व्यंजन? वत्सर्य व्यंजन। कौन से व्यंजन? आधुनिक शोध के अनुसार ये वत्सर्य व्यंजन माने जाते हैं। अब इनका जो उच्चारण स्थान है दांतों से थोड़ा सा ऊपर होता है, दांतों से ऊपर वाला भाग वत्सर्य व्यंजन कहलाता, यानी दांतों से ऊपर वाला भाग यानी मसूड़ा। ये चीज आई समझ में आपको? और देखते हैं, हमने पढ़ा कंठ पढ़ा, तालु पढ़ा, मूर्धा पढ़ा और दंत पढ़ा। अब पढ़ते हैं ओष्ठ। देखिए ओष्ठ में क्या होता है, होठों का आपस में मिल जाते हैं या गोल हो जाते हैं। इसका सूत्र है उप। क्या है? उप। वो कैसे? देखिए उ बढ़ा, पे, फे, ब, भ और न। आ गई समझ में? और वह। लेकिन ये जो वह है ये दंतोष्ठ माना जाता है। कौन सा? दंतोष्ठ। क्या माना जाता है? दंतोष्ठ। वह किस श्रेणी में आता है? दंतोष्ठ श्रेणी में, यानी जिसमें दंत का प्रयोग भी होता है और ओष्ठ का प्रयोग भी होता है, इसलिए इस वह को दंतोष्ठ माना जाता है। क्या माना जाता है? दंतोष्ठ माना जाता है। अब देखिए कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में क्या होता है, यानी कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग हो तो वहां पर कंठोष्ठ कहलाता है। ओ और औ। कंठोष्ठ में यानी जिसमें कंठ और होठ के माध्यम से स्वर या व्यंजन का उच्चारण किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ। ओ और औ। दंतोष्ठ हमने पढ़ ही लिया है। वह, जिसमें दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है। नासिकीय व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। न और मैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए कंठ, तालु। जिन्हें स्वरों के उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग किया जाता है या कंठ और तालु से बोले जाते हैं स्वर, वो कहलाते हैं कंठ तालु स्वर। तो ये हैं ए और आई। इनका उच्चारण स्थान है कंठ